हो जाएगा, फिर इस विषय को समझने में आपको कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया बच्चों, उसमें हमने विवाह एक धार्मिक संस्कार देख रहे थे। अब इसका कुछ करंट से रिलेटेड पार्ट देख लेते हैं, है ना। हमने धर्म की प्रधानता देख ली, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम और विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में, ये हम लोग देख रहे थे, है ना। चलते हैं इसी के कुछ हालिया घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं, है ना। विवाह से संबंधित समसामयिक, है ना, एक हेडिंग बना ले, विवाह से संबंधित समसामयिक घटनाक्रम, जहां से प्रश्न पूछेगा। और इसमें ऑनर किलिंग एक ज्वलंत मुद्दा है, प्रतिष्ठा हत्या, ऑनर किलिंग। दूसरा, अभी वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने की मांग चल रही है पिछले 3-4 सालों में। बहुत ये मुद्दा जो है अखबारों में, सुर्खियों में रहा है। इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं मैरिटल रेप, कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। क्रिमिनलाइज किया जाना मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था बनाई जाए। चलिए, सब जितने लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। इसी प्रकार 3 तलाक से संबंधित कुछ संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। 3 तलाक का मुद्दा, इसके क्या प्रावधान है, उसमें क्या समाज पर प्रभाव पड़ा है अथवा नहीं पड़ा है, इन सब की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ऑनर किलिंग को। जैसे अभी कुछ दिनों पहले गुड़गांव की घटना थी, जहां पर एक पिता ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी, है ना। क्योंकि पुत्री जो है वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करती थी और विवाह के लिए वो तैयार थी। तो पिता को लगा कि अगर वो किसी अन्य जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह करेगी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। और ये बड़ा ही राष्ट्रीय स्तर पर ये न्यूज बहुत घटनाक्रम में रहा। और जो सवाल बना रहे हैं बच्चों, वो करंट रिलेटेड, है ना। अभी शुरू नहीं किया कि सवाल शुरू हो गया पूछने। आरती कुमार, ये भी पढ़ाया है क्या मैंने, जो क्या होता है, पहले सुन लो फिर कमेंट करना, है ना। तो जो प्रतिष्ठा हत्या की घटना है, देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह के मामले आपने सुने होंगे, जहां पर सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र में विवाह के कारण हत्या हो रही है, जहां पर अंतर जातीय विवाह के कारण बहुत सारे कपल, युवक युवतियों की हत्या हुई है, जहां पर अंतर धार्मिक विवाह, इंटरफेथ मैरिज, उसकी वजह से हत्याएं हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ऑनर किलिंग, प्रतिष्ठा हत्या, है ना, प्रतिष्ठा हत्या। तो पहले प्रतिष्ठा हत्या का आशय क्या है, ऑनर किलिंग किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, कारण, इसका क्या इंपैक्ट है, प्रभाव या दुष्परिणाम, और इसको रोकने के प्रयास। जैसे आपसे पूछ सकता है कि आज वैश्वीकरण के दौर में, है ना, आर्थिक उदारीकरण के दौर में, जहां एक तरफ शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का विकास हो रहा है, एक तरफ जहां समाज के स्तर पर आधुनिकता हावी होती जा रही है, वहीं पर आज भी कुछ लोग प्रथा या परंपरा के नाम पर प्रतिष्ठा हत्या जैसी वारदात को क्यों जन्म देते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है ना। तो ऑनर किलिंग पहले क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा विवाह संबंधित निषेध को आपको समझना होगा। सामान्य तौर पर प्रतिष्ठा हत्या का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसी हत्या जो उस परंपरा, प्रथा के संरक्षण के नाम पर, किसी परिवार की इज्जत को बचाए रखने के नाम पर की जाती है। और आमतौर पर यह विवाह संबंधित निषेधों का पालन न किए जाने के कारण अधिकतर होती है। कि यदि कोई महिला किसी अन्य जाति, अन्य सगोत्र या अंतरधार्मिक विवाह करती है, तो प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं अक्सर आप सुर्खियों में, न्यूज में देखते रहते हैं। और देश के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी घटित हुई है। और विशेषकर अगर आप देखें तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में इस प्रकार के वारदात अधिक हो रहे हैं। और इसके पीछे पहले खाप पंचायत को भी दोषी ठहराया जाता था। तो इन्हीं सभी चर्चाओं पर हम लोग, बातों पर चर्चा करेंगे। तो ऑनर किलिंग के कारण को समझने से पहले थोड़ा विवाह को लेकर क्या क्या निषेध रहे हैं, इसके बाद, निषेध मतलब मनाही, विवाह संबंधित निषेध हमारे खास करके हिंदू विवाह के में क्या क्या मनाही है, यानी किनके किनके मध्य विवाह नहीं हो सकता था। तो जो विवाह के नियम थे उसमें क्या था, पहला कि अंतर विवाह, अंतर जातीय मतलब किसी अन्य जाति के साथ विवाह निषेधित। हालांकि वैसा कोई कानून नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई किसी जाति, लेकिन जो समाज के स्तर पर प्रचलित है, सगोत्र विवाह। सगोत्र विवाह सबसे बड़ा मुद्दा है पश्चिमी यूपी हरियाणा के क्षेत्र में, कुछ राजस्थान के भाग में सगोत्र विवाह निषेध, है ना, सगोत्र विवाह की भी मनाही है। सपिंड विवाह, थोड़ा समझ लो, बेसिक कंसेप्ट है यह, निषेध। उत्तर भारत में जैसे अंतरधार्मिक विवाह भी भारत के स्तर पर, अंतरधार्मिक विवाह निषेधित है, मनाही है। कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र में ग्राम अंतः विवाह, ग्राम अंतः विवाह निषेध है, किसी गांव के भीतर ही, एक ही गांव में विवाह निषेध है। हालांकि अब इन सब चीजों में परिवर्तन आ गया है, लेकिन समाज जो है परिवर्तित नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं किया, प्रश्न क्यों पूछते हो, अभी सगोत्र आएंगे ना, एक एक करके पहले सुन लो, धैर्य नहीं है क्या, आ रहे हैं, अभी शुरुआत ही किया है। अंतर जातीय विवाह समझ गए होंगे सभी लोग, कि कोई अलग अलग कास्ट में विवाह नहीं होना चाहिए। जो भी जाति के नियम थे उसमें जाति क्या थी, जैसे जातियां जो है वह विभिन्न उपजातियों में विभाजित थी, विभिन्न उपजातियों में। उपजाति का मतलब क्या है, कि एक ही जाति के कई अलग अलग उपजाति हैं, सब पार्ट है, सब कास्ट जिसको कहते हैं। जैसे मान लो कि ब्राह्मण जाति है, यहाँ वर्ण की बात नहीं हो रही, जाति की बात हो रही है। तो ब्राह्मण में कोई कश्मीरी पंडित है ना, जो कश्मीर के क्षेत्र में ब्राह्मण है वो अपने को कश्मीरी पंडित करते हैं। बिहार के मिथिला के क्षेत्र में कुछ मैथिल ब्राह्मण है। इसी प्रकार यूपी में बहुत सारे कान्यकुब्ज है, ये सब क्या है, उपजातियां हैं। सरयू नदी, अयोध्या के आसपास, अवध में सरयू नदी के पार सरयू पारण,
इसी प्रकार बहुत सारे श्रोत्रिय देश में अलग अलग गौर, अलग अलग ब्राह्मण हैं, है ना। ब्राह्मण मुख्य जाति हुई, है ना। इसी जाति के अंतर्गत अलग अलग क्या है, उपजातियां हैं। तो जो जाति का नियम था उसमें क्या था कि अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह, मतलब अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है तो उसका विवाह किसी अन्य ब्राह्मण में ही हो सकता है, अन्य जाति में विवाह नहीं हो सकता था, है ना। यानी अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह कर सकते हैं, है ना। अगर आप अपनी जाति से बाहर विवाह करते हैं, ये पहले जो है प्रथा थी, अब नहीं है, अब समाज बदल चुका है ना। तो जो पहले आप किसी अन्य जाति में आप विवाह करते हैं तो विवाह समाज के स्तर पर स्वीकार नहीं है, तो अंतर जाति विवाह निषेधित था। आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, सगोत्र विवाह, है ना। सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र, गोत्र क्या है समझे आप, गोत्र एक काल्पनिक पूर्वज को बताता है कि गोत्र जो है ये किसी भी जाति या समूह या समुदाय, है ना, इसका एक काल्पनिक पूर्वज है। काल्पनिक पूर्वज समझते हैं जिससे लोग अपनी उत्पत्ति को जोड़ता है, काल्पनिक पूर्वज जिससे यह जाति समुदाय अपनी उत्पत्ति को जोड़ता है ना, अपनी उत्पत्ति को जोड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी का गोत्र वत्स है, किसी का गौतम है, किसी का सांडिल है, किसी का पराशर है, तो अलग अलग गोत्र हैं, तो एक गोत्र के लोग प्रायः क्या मानते हैं कि एक ही गोत्र से उनकी उत्पत्ति हुई है ना, तो उनमें भाई बहन का संबंध है। ऐसी स्थिति में सगोत्र विवाह उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में, अधिकतर राज्यों में सगोत्र विवाह वर्जित है। यानी सगोत्र का मतलब एक ही गोत्र के दो लोगों में विवाह नहीं होगा, एक ही गोत्र के महिला तथा पुरुष के मध्य विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोत्र पुरुष के मध्य विवाह नहीं। क्यों ऐसा है? क्योंकि गोत्र क्या बताता है, काल्पनिक पूर्वज, वो ऋषि हो सकता है, कोई भी विद्वान हो सकता है ना। यानी आप अपने किसी जिससे उत्पत्ति आपकी हुई, अगर सामने वाला भी उसकी उत्पत्ति वहीं से हुई है, ऐसी स्थिति में सगोत्र का मतलब क्या हो गया, एक ही गोत्र के होने के कारण भाई बहन का रिश्ता। अब सगोत्र विवाह वर्जित है, ध्यान रखना, कानूनी हिंदू विवाह कानून के मुताबिक यह वर्जित नहीं है। ध्यान रखना, हिंदू विवाह कानून के अनुसार सगोत्र विवाह वर्जित नहीं है, वर्जित नहीं मतलब कर सकते हैं, गौर करना। एक है सपिंड विवाह। सपिंड का मतलब क्या होता है, जैसे मरने के बाद लोग पिंडदान करते हैं, है ना। पिंडदान का मतलब आप अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी के दादा की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, तो आप क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। पिंड का मतलब क्या होता है, जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है ना। जैसे माता और पिता दोनों के पक्ष से जो आपके रियल एंसेस्टर है, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जैसे आपके नाना भी माता के पक्ष से क्या है, ब्लड रिलेशन है, और आपके दादा से आपका ब्लड रिलेशन है, तो ये क्या है, सपिंड का मतलब एक ही पूर्वज से उत्पन्न, चाहे माता की तरफ हो चाहे पिता की तरफ हो। तो जो सपिंड विवाह है इसका भी नियम है। क्या नियम है कि पहले नियम था कि माता की तरफ से 5 पीढ़ी और पिता की तरफ से 7 पीढ़ी के लोगों में विवाह नहीं होगा, है ना। पीढ़ी समझते हो ना, जैसे मान लीजिए आपके परदादा जो थे, 4 भाई थे, चारों भाई का वंशक्रम चला, तो आपके चूंकि परदादा एक ही थे, ऐसी स्थिति में विवाह नहीं हो सकता, है ना। माता और पिता के पक्ष से जो भी लोग हैं उनके मध्य विवाह नहीं। और ध्यान रखना, जो हिंदू विवाह कानून है यह भी इसको वर्जित मानता है। यानी हिंदू विवाह कानून के अनुसार सपिंड विवाह वर्जित है। कानूनी रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने ही माता पिता की पीढ़ियों के मध्य विवाह करता है तो हिंदू विवाह कानून क्या कहता है कि यह विवाह रद्द होगा, है ना, वैध नहीं होगा। लेकिन सगोत्र, देखो बच्चों, सगोत्र का मतलब क्या था, एक ही गोत्र से उत्पन्न है, लेकिन कानून क्या कहता है कि यह वर्जित नहीं। मतलब कानूनी दृष्टिकोण से सपिंड विवाह वर्जित है, लेकिन सगोत्र विवाह की अनुमति है। अब देखिए कुछ और विवाह का प्रकार क्या है। सपिंड समझ गए, अंतर धार्मिक सभी समझते हैं, दो अलग अलग धर्मों के मध्य विवाह, हिंदू महिला का किसी मुस्लिम व्यक्ति के साथ विवाह, जिसको मीडिया ने क्या कर रखा है, जैसे लव जिहाद, हमें वो लिखना नहीं है, मीडिया प्रायोजित शब्द है। अंतर धार्मिक विवाह, इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस मैरिज आप कह सकते हैं। ग्राम अंतर विवाह, जैसे ग्राम को भाईचारा संबंध के आधार पर गांव को माना जाता है, तो प्रायः उत्तर भारत के कई राज्यों में एक ही गांव के महिला और पुरुष के मध्य विवाह नहीं होता। देखो ये सब विवाह के नियम है, हर समाज नियम प्रथा परंपरा से ही चलता है। तो जो प्रतिष्ठा हत्या है उसके पीछे बड़ा कारण क्या है कि विवाह संबंधित निषेध का पालन करना नहीं कर पाने के कारण, है ना। यानी विवाह, कोई महिला अगर अपने ही गोत्र में विवाह करती है तो प्रतिष्ठा हत्या की घटना होती है। सपिंड विवाह अपने ही पूर्वजों के मध्य के साथ जो संबंध है उनमें अगर विवाह होता है, सबसे ज्यादा जो प्रतिष्ठा हत्या की घटना होती है उसमें सगोत्र विवाह के कारण। दूसरा अंतर जातीय विवाह, और तीसरा अंतर धार्मिक विवाह। अंतर धार्मिक विवाह को लेकर समाज थोड़ा बदला है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ बहुत अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं। आज भी 95% हिंदुओं में विवाह जो है वह अपनी ही जाति में विवाह होता है, चाहे गांव हो चाहे नगर हो। जबकि आप देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण के दौर में कोई निश्चित नियम कानून अब उतने प्रभावी नहीं, फिर भी लोग अपनी ही जाति बिरादरी में आज भी शादी करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, जाति के चैप्टर में हम लोग और पढ़ेंगे। तो कहने को अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, परंतु अंतर जातीय विवाह में भी एक नई समस्या क्या है, देखिए, जैसे जातियां विभिन्न लेयर्स में बटी है। जैसे मान लो एक लेयर में WXYZ 4 जातियां, ऊपर वाले लेयर में PQRS है, उससे ऊपर KLMN, इसी प्रकार जो है मान लो EGH CDE, ऐसे करके अलग अलग स्ट्राटा में, स्ट्राटा का मतलब लेयर, स्तर में अलग अलग जातियां हैं। तो जैसे WXYZ, इनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति लगभग बराबर होती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति बराबर है। आज भी अगर मान लीजिए कोई निम्न जाति का पुरुष अगर किसी ब्राह्मण या किसी उच्च जाति की महिला के साथ विवाह कर ले तो समाज सहिष्णु नहीं है, कहीं ना कहीं समाज में इसको लेकर विरोध हो जाता है। जो अधिकतर अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं उसमें मिलते जुलते सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जातियों में विवाह हो रहे हैं, है ना। यानी जो विवाह है, जैसे मान लीजिए W का विवाह P के साथ हो गया या K के साथ हो गया, ऐसा नहीं है कि W का विवाह जो है वह AB कास्ट के साथ हो रहा है। ऐसी स्थिति में समाज, तो जो अंतर जातीय विवाह है उनका प्रचलन आज हाल फिलहाल में दिख रहा है, पिछले 2-3 दशकों में ज्यादा हो रहा है, फिल्म के कारण, शिक्षा के कारण,
राज्य के कानून के कारण, है ना, आज महिलाएं जो अपने अधिकारों को जान रही है, ऐसी स्थिति में शिक्षित व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे विवाह करता है क्योंकि कानून इस प्रकार के विवाह की अनुमति देता है। और समाज के स्तर पर भी इस प्रकार के विवाह को प्रायः क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको स्वीकारा जाता है। तो जो विवाह का स्वरूप है उसमें बदलाव के कारण समस्याएं आ रही है। तो प्रतिष्ठा हत्या की घटना क्यों हो रही है, आप समझ गए कि परंपरा प्रतिष्ठा के संरक्षण के नाम पर अगर किसी परिवार की बेटी सगोत्र विवाह कर ले तो उसको लेकर समस्या आ जाती है, और इस कारण जो है वहां पर प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं होती है। कई बार अंतरधार्मिक, कई बार अंतरजातीय विवाह के कारण। तो व्यक्ति चूंकि सामाजिक प्राणी है तो उसे लगता है कि समाज के नियमों का अगर पालन नहीं करेगा तो यह समाज उसे दंडित करेगा, सामाजिक कलंक के रूप में उसे देखेगा, और इस कारण प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं होती है। नोट करिए फटाफट, लिखिए, जान के कमेंट करता था कि आप लोग उसको जो है ना थोड़ा ध्यान उस पर रखो, करने दो, सुधरेगा नहीं ये सब। ये 5 ही है इसमें, इस बैच में, हर बैच में से 4-5 मिलते हैं। लिखिए प्रतिष्ठा हत्या, कर दो प्रतिष्ठा हत्या, लिखिए इस फेरिट कोरहन, है ना, और इसका साथ देने में 2-4 लोग हैं, करने दो इनको, इलाज हो जाएगा इनका, चिंता ना करो। लिख लो, जाति और उपजाति का मतलब एक जाति अलग अलग उपजातियों में बटी हुई है। समझा रहा था, ब्राह्मण सभी ब्राह्मण है ना, हाँ कर देंगे, चिंता ना करो, है ना। मतलब ब्राह्मण जाति, जैसे राजपूत जाति है, कोई चौहान है, कोई सोलंकी है, कोई सिसोदिया है, कोई परमार है, कोई परिहार है, कोई सूर्यवंशी है, कोई रघुवंशी है, सब क्या है, राजपूत ही है। लेकिन वो राजपूत अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग उपजातियों में बट गया, है ना। देखिए प्रतिष्ठा हत्या, देखिए प्रतिष्ठा हत्या, देखिए भारतीय समाज में हाल के वर्षों में, देखिए प्रतिष्ठा हत्या भारतीय समाज में हाल के वर्षों में प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं, प्रतिष्ठा हत्या की घटनाएं में वृद्धि देखी गई है। प्रतिष्ठा हत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। देश के कुछ प्रमुख राज्यों यथा, देश के कुछ प्रमुख राज्यों यथा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के कुछ भाग, आदि में इस प्रकार की घटनाएं अधिक देखी गई हैं, अधिक देखी गई हैं। प्रतिष्ठा हत्या का सामान्य आशय, प्रतिष्ठा हत्या का सामान्य आशय किसी व्यक्ति द्वारा अपने और अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने और अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रथा परंपरा के संरक्षण, प्रथा परंपरा के संरक्षण तथा विवाह संबंधित निषेधों का पालन न किए जाने के कारण, तथा विवाह संबंधित निषेधों का पालन न किए जाने के कारण की जाने वाली हत्या प्रतिष्ठा हत्या कहलाती है, की जाने वाली हत्या प्रतिष्ठा हत्या कहलाती है। प्रतिष्ठा हत्या के निम्न कारण हैं। पहला कारण तो आप सभी समझ गए, विवाह संबंधित निषेध का पालन न करना, और विशेषकर सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र के मध्य अगर विवाह हो तो समाज नाराज हो जाता है, समाज आक्रोशित हो जाता है। लिखिए कारण में पहला पॉइंट, कारण में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, विवाह से संबंधित सामाजिक नियमों का पालन न किया जाना, न किया जाना, विशेषकर सगोत्र, अंतरजातीय एवं अंतरधार्मिक विवाह होने के कारण। पहला कारण क्या हो गया, विवाह संबंधित निषेध जो मनाही है उसको नहीं मानना। दूसरा, जाति के आधार पर विभाजित समाज, सामाजिक बहिष्कार व सामाजिक कलंक का भय। जैसे कोई व्यक्ति, आप सोचिए कि अपनी पुत्री की हत्या कर रहा है कोई व्यक्ति, और इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व रहता है, तो व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ऐसा अगर हो गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी, है ना। तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद किया जाना, उससे संबंध विच्छेद कर लेना, समाज क्या करता है अगर ऐसा मामला है तो समाज संबंध कट ऑफ कर लेता है। तो जो सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक कलंक के रूप में कि उनके घर से ऐसा हुआ, है ना, तो ये भय जो है, इस कारण कई जगह खाप पंचायतों की भी इसमें भूमिका है। क्या है खाप पंचायत, समझते हैं, खाप पंचायत की विवादास्पद भूमिका। जैसे देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे जाति पंचायत,
खाप क्या है? एक जाति पंचायत है ना, खास करके जाट गुर्जर समाजों में अधिक दिखता है, और इनके साथ रहने वाली अन्य जातियां जो उस गांव के परिवेश में रहती हैं वह भी खाप के सदस्य हो जाते हैं। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में खाप का प्रचलन ज्यादा है। तो खाप है क्या? एक जाति पंचायत। हर जाति के कुछ सामाजिक नियम होते हैं, उनके खान पान विवाह संबंधित कुछ नियम होते हैं। जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड है हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, उसी प्रकार हिंदू धर्म के अंतर्गत ही खाप एक परंपरागत जातियों का पंचायत है, और खास करके जाट और गुर्जर समाजों में अधिक दिखा है। इसमें हालांकि अन्य जातियां भी शामिल है, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो खाप पंचायत है वो इस प्रकार खास करके सगोत्र विवाह का सर्वाधिक विरोध करने वाला है खाप पंचायत। और खाप पंचायत ने कहा कि सगोत्र विवाह को निषेधित किया जाना चाहिए कानून की दृष्टि से, और इनकी यह मांग भी है ना। लिखा है खाप पंचायत की विवादास्पद भूमिका, मीनाक्षी है ना। हाँ, अलग अलग गोत्र में हर जाति समूह बटा होता है, एक ही जाति की कई उपजातियां, समझा यही तो रहा था, ब्रह्मचारी है ना। क्या लिखा आपने? खाप पंचायत की विवादास्पद भूमिका। खाप पंचायत क्या कहते हैं कि सगोत्र विवाह है तो हुक्का पानी बंद करो, है ना। कई बार खाप पंचायत, बहुत सारे घटनाक्रम हमारे देश में घटित हुए हैं। जैसे एक हरियाणा के कैथल जिले में एक करोड़ा गांव में मनोज और बबली दोनों सगोत्र थे और दोनों ने विवाह किया, बाद में दोनों की हत्या कर दी गई। बाद में कई ऐसे मामले आए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, है ना। तो खाप पंचायत की विवादास्पद भूमिका नोट कर लिया। और एक दो जो समाज है तो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। पितृसत्ता का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां किसी महिला के जीवन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? पुरुषों के हाथों में केंद्रित, है ना। कि जो भी परिवार का हेड ऑफ द फैमिली है, पिता ही डिसाइड करेगा कि बेटी का ब्याह कहां करना है। जो समाज हमारा है, खास करके उत्तर भारतीय समाज, अधिकतर वो कैसा है? पितृसत्ता, जहां परिवार से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति पुरुष सदस्य के हाथ में होती है और प्रायः पिता। तो जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है उसमें कोई महिला अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। और ऐसी स्थिति में अगर प्रतिष्ठा हत्या की घटना के पीछे बड़ा कारण यह है। कुछ और भी कारण अगर आप देखें, जैसे सगोत्र के मध्य विवाह से रक्त संबंधित अशुद्धता की अवैज्ञानिक धारणा क्या है? जैसे प्रायः समाज में कुछ पूर्वाग्रह जो है फैले होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? समाज के स्तर पर बहुत पूर्व और आग्रह, पूर्व का विचार जो वैज्ञानिक नहीं है, चला आ रहा है, उसकी सत्यता हम सिद्ध नहीं कर सकते कि फला जात ऐसे होते, ये वैसे होते, है ना। तो सगोत्र विवाह को लेकर इन क्षेत्रों में एक बातें प्रचलित है कि अगर सगोत्र के मध्य, सगोत्र कहने का मतलब कि भाई बहन का रिश्ता है, अगर निकट संबंधी या सगोत्र में विवाह होगा तो उससे क्या हो जाएगा? रक्त संबंधित अशुद्धता आ जाएगी। और ये कैसी धारणा है? अवैज्ञानिक धारणा। मुस्लिमों में विवाह कैसे होता है? एक ही माता के उदर से जन्म लिए गए दो भाई बहन को छोड़कर अन्य से विवाह हो सकता है, चचेरे फुफेरे ममेरे। दक्षिण भारत में हिंदुओं में भी चचेरे फुफेरे के मध्य विवाह होता है, जिसको हम प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं, अधिमान्य विवाह, है ना। तो जैसे मुस्लिम समुदाय के भीतर चचेरी बहन से मौसेरी फुफेरे, इनके मध्य विवाह, तो अगर निकट संबंधियों में विवाह से रक्त संबंधित अशुद्धता आ जाएगी तब तो बहुत सारे समुदाय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। क्या लिखा हमने? अवैज्ञानिक धारणा। कई बार समाज के स्तर पर ये सारी अवैज्ञानिक धारणा फैल जाती है ना, कि ये होता है, वो होता है, फला जाति ऐसे होते, वो ऐसे होते। अब ये समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी अवैज्ञानिक बातें क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। तो एक कारण ये भी। और क्या कारण है? कि जो कानून है ना, पुलिस एवं प्रशासन के स्तर पर लापरवाही या ऐसे मामले को नजरअंदाज किया जाना, ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया जाना। जैसे आप देखिए, अगर किसी महिला ने अपने ही गोत्र के किसी व्यक्ति से विवाह किया है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? समाज हुक्का पानी बंद कर देगा। कई बार समाज का दबाव बढ़ता है परिवार पर, तो परिवार हत्या को उतारू हो जाता है। वो कपल कहां जाएंगे? पुलिस के पास। पुलिस मंगल ग्रह से थोड़ी आई है, अमेरिका की पुलिस थोड़ी है। वहां पुलिस भी स्थानीय पुलिस ही है, जहां पर आसपास के जिले के लोग ही अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस भी क्या कहती है कि तुमने गलत किया है, क्योंकि ये हमारी प्रथा परंपरा के अगेंस्ट है। आप जाएंगे मामले को लेकर न्यायालय में, कोर्ट कचहरी में, वकील कहां से आए? अमेरिका से थोड़ी आए। तो समाज के स्तर पर जब ये सारी चीजें प्रचलित हो जाती है तो पूरा समाज इस हत्या में उतना ही भागीदार है ना। तो जो शासन प्रशासन है वह ऐसे मामलों में ज्यादा संज्ञान नहीं लेती है ना, ज्यादा ध्यान नहीं देती है ना। क्यों नहीं ध्यान देती है? उन्हें लगता है कि यह स्थानीय लोगों का मुद्दा है, और अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस अगर इन्वॉल्व होती है, ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो समाज के द्वारा इसका बहिष्कार हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, विशेष विवाह अधिनियम, जिसने क्या कहा कि किसी भी जाति धर्म की महिला के साथ आप विवाह कर सकते हैं। जो विशेष विवाह कानून है इसलिए आया। पहले अधिकतर क्या थे? अपनी ही जाति धर्म के मध्य विवाह को लेकर हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे थे, लेकिन भारत सरकार द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित किया गया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में विवाह कर सकता है, और इसके लिए जो है विवाह संबंधित कहीं ना कहीं कोई सामाजिक निषेध भले हो, लेकिन कानूनी निषेध नहीं है। तो ये पुलिस और प्रशासन के स्तर पर अब इसका प्रभाव क्या हो रहा है प्रतिष्ठा हत्या की घटना से, कि आज बाल विवाह की घटनाएं हो रही है, बलात् बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है। कई बार जो है उम्र का फासला अधिक होता है, कई बार जो है बच्चियों को बेच दिया जाता है, और इससे जो कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं भी बढ़ी है, इससे लिंगानुपात असंतुलित हुआ है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है? तो प्रतिष्ठा हत्या का प्रभाव, तेजी से पॉइंट लिखिए, 2-4 पॉइंट कि प्रतिष्ठा हत्या का दुष्प्रभाव। अब देखो बच्चों, पहले इस प्रकार की घटना हर साल, हर उम्र, हर युग में हुई है, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है इसको आपको समझना है। पहले महिलाएं अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती थी, लेकिन आज महिलाओं की शिक्षा बढ़ी है, महिलाओं की ज्ञान जागरूकता का स्तर बढ़ा है। आज फिल्म, सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट, इंस्टा, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग, अन्य प्लेटफॉर्म,
इन सब के कारण इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो समाज के स्तर पर देखी जा रही है। लेकिन समाज को लगता है अगर इस प्रकार अंतरजातीय विवाह होने लगे फिर तो जाति ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो समाज जो है वह थोड़ा इसको लेकर अधिक रूढ़िवादी हो जाता है। पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही, लेकिन पहले जो है वो अधिक घटना नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि लोग इस प्रकार का साहस नहीं करते थे। लेकिन आज क्या है, अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह का प्रचलन बढ़ा है। महानगरों में आज महिला और पुरुष साथ साथ काम कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा, ज्ञान जागरूकता का स्तर बढ़ा, कानून का भी संरक्षण है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा हत्या जैसी घटना विगत वर्षों में बढ़ी है, क्योंकि समाज के स्तर पर समाज में एक लगता है कि हमारे नियम प्रथा परंपराएं क्या होगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो दुष्प्रभाव क्या है, तो पहले आप लिख सकते हैं कि बाल विवाह अभी भी जारी, हालांकि इसमें भी कमी आई है। महिलाओं पर विवाह हेतु परिवार का दबाव, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार, अन्याय एवं कड़ा नियंत्रण, लिंगानुपात असंतुलित, कई राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या के पीछे यह भी कारण है कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं में वृद्धि। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कुछ पुराने जो है ना कमेंट बाजों को देखकर उनका भी रंग बदल गया है ना। है ना, देख लिया प्रतिष्ठा हत्या का दुष्प्रभाव। अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, एक दो मामले को देख लो, है ना। प्रतिष्ठा हत्या से संबंधित, प्रतिष्ठा हत्या को रोकने के लिए या इससे संबंधित एससी का फैसला, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। जैसे 2009 में सबसे पहले, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में देश के विभिन्न राज्यों से बहुत सारे मामले गए थे प्रतिष्ठा हत्या को। उन सभी मामलों को एक करके उस समय जस्टिस मार्कंडे काटजू थे, है ना, और ज्ञान सुधा मिश्रा, इन दोनों की खंडपीठ ने प्रतिष्ठा हत्या के बारे में कुछ फैसला दिया, जो आज भी एक लैंडमार्क डिसीजन है। बाद में नवदे जौहर बनाम भारत संघ मामले में खाप पंचायत पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही गई। तो ये जो दो फैसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। जब भी परीक्षा में इससे संबंधित कुछ पूछे तो आप इस मामले को कोट कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा फैसला था जस्टिस मार्कंडे काटजू एवं ज्ञान सुधा मिश्रा के बेंच ने, खंडपीठ ने, ऑनर किलिंग पर ऐतिहासिक फैसला प्रतिष्ठा हत्या से संबंधित है। ऐतिहासिक फैसले में निम्न बातें कही, निम्न बातें कही, क्या कहा ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पहली बात क्या कहा न्यायालय ने कि ये जो प्रतिष्ठा हत्या है यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से वंचित आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। आप कानून को अपने हाथों मान लीजिए, आपको लगता है कि उसने गलत किया तो आप दंड देने के अधिकारी कौन है? जीवन जीने का अधिकार फंडामेंटल राइट है। विधि की स्थापित प्रक्रिया से ही किसी को प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मृत्युदंड की सजा कौन? ज्ञान सुधा मिश्रा की खंडपीठ, बेंच, है ना। तो किसी को आप जान मार देंगे तो कहीं ना कहीं उनके मूल अधिकार का हनन है। अगर किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो यह क्या है? असंवैधानिक है। दूसरा, हमारे देश में इंडियन पिनल कोड में बहुत सारी धाराएं हैं जो हत्या को क्या मानती है? गैर कानूनी। तो न्यायालय ने क्या कहा कि यह जो है असंवैधानिक है एवं गैर कानूनी है। असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि यह मूल अधिकार आर्टिकल 1921 खास करके 21 का हनन है। और क्या कि जो भी व्यक्ति इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदार है उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, समझते हैं, जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए मृत्युदंड की सजा दी जाए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो न्यायालय ने, चूंकि समाज के स्तर पर अगर कोई बुराई अगर फैल रही है, अगर शुरू में ही समाज का रुख अगर कड़ा नहीं हुआ, उसको लेकर कड़े कानूनी प्रावधान नहीं हुए, तो भविष्य में यह बीमारी की तरह और क्या होगी? फैल जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जानबूझकर बड़े कठोर निर्णय इसमें दी कि जो भी प्रतिष्ठा हत्या में है, इस प्रकार की हत्या को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम की कैटेगरी में डालो, मतलब जघन्य से जघन्यतम अपराध। और उसके लिए हमारे न्याय संहिता में एक ही सजा है, मृत्युदंड की सजा। क्योंकि अगर अभी इस पर एक्शन नहीं लोगे तो इन लोगों का मन बढ़ेगा और समाज के स्तर पर इस प्रकार की घटनाएं क्या हो जाएंगी? आम हो सकती है, यानी अक्सर जो है देखी जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, और भी क्या बातें कही, कहा कि जो भी अगर इस प्रकार के मामले में अगर कोई भी न्यायपालिका कोर्ट पुलिस के पास गया है और अगर पुलिस ने उसके पर कोई एक्शन नहीं लिया है, उस मामले की गंभीरता को नहीं समझा है, उसका संज्ञान नहीं लिया है, तो वरीय पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या करना चाहिए? दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। न्यायालय ने क्या कहा कि न्यायालय, चूंकि समाज के स्तर पर यह सामाजिक बुराई है और जब सामाजिक बुराई पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो जाती है, समाज के द्वारा उसको स्वीकार लिया जाता है, तो यह इसका उन्मूलन करना कठिन है। बहुत कम हो रहा गुंजन चौहान पहले जैसी है क्या? बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी, अब इक्का दुक्का, भारत की आबादी 145 करोड़ है और अगर एकाध घटना ऐसी हो रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत घटनाएं। जैसे आप देखिए 2008-9 से लेकर 2020 के दशक तक अगर आप देखें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पढ़ें
तो प्रत्येक वर्ष जो है 1.5 लाख से लेकर 2 लाख महिलाओं की प्रतिष्ठा हत्या के नाम पर हत्या की जाती थी। और ऐसे हत्या में बहुत मामले प्रकाश में ही नहीं आते हैं, क्योंकि घर परिवार के सदस्यों ने मिलकर हत्या की, घर के आंगन में ही दफना दिया जाता है। तो ऐसे मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। दर्ज हो तब ना आप उसकी, एनसीआरबी क्या करता है, जो मामले दर्ज होते हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो मामले दर्ज होते हैं उसी को तो आप रिकॉर्ड में रखते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, है ना, जो दर्ज ही नहीं होते। तो लिखिए न्यायालय ने क्या क्या बातें कही। पहली बात लिखिए, प्रतिष्ठा हत्या, प्रतिष्ठा हत्या, प्रतिष्ठा हत्या असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है। प्रतिष्ठा हत्या असंवैधानिक एवं गैर कानूनी है। दूसरा, यह भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तीसरा पॉइंट में लिखिए, न्यायालय ने ऐसे मामलों में शामिल, न्यायालय ने ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध, ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, चेक किया गया है नाजमीन। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों को जघन्य से जघन्यतम अपराध, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम की कैटेगरी या हीनियस क्राइम अपराध की श्रेणी में रखते हुए, लिख दिया है, जघन्य से जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखते हुए मृत्युदंड प्रदान किया जाए, प्रदान किया जाए। न्यायालय ने, न्यायालय ने वरीय पुलिस अधिकारी, वरीय सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरीय पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई, न्यायालय ने वरीय पुलिस अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया यदि उन्होंने, यदि उन्होंने इस प्रकार के दर्ज मामलों का संज्ञान न लिया हो, यदि उन्होंने इस प्रकार के दर्ज मामलों का संज्ञान न लिया हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्डिक्ट इस मामले में। एक और है, नवतेज जौहर बनाम भारत संघ 2017 के फैसले के, सर्वोच्च न्यायालय के एससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खाप पंचायत द्वारा प्रतिष्ठा हत्या के मामलों में संलिप्तता, संलिप्तता मतलब शामिल होना, को गैर कानूनी मानते हुए इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। कोई खाप नहीं हो, किसी व्यवहार को डिसाइड करने का अधिकार खाप को नहीं है। तो समाज के स्तर पर ऑनर किलिंग, संलिप्तता, शामिल होना, मधु शर्मा, संलिप्त नहीं होना समझते हैं, शामिल होना, भागीदार होना, इन्वॉल्व होना, इंडल्ज होना। तो प्रतिष्ठा हत्या से वर्चस्व किसी का भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, वर्चस्व कभी भी स्वीकार्य नहीं होता किसी भी समाज के लिए। समझे स्टालिन उर्फ सुजीत? वर्चस्व शब्द ही गलत है। सामाजिक व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। चलिए महिला वाले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे। तो ऑनर किलिंग से एक प्रश्न मैं देता हूं, आप प्रैक्टिस करें लिखने का, है ना। सोसाइटी में विवाह परिवार से बहुत सवाल पूछ रहा है, गंभीरता से समझ लो। देखिए, नारी सशक्तिकरण के वर्तमान दौर में आज भी महिलाएं प्रतिष्ठा हत्या का शिकार क्यों हो रही है, इसके कारणों तथा इसे रोकने के उपायों की चर्चा करें। क्वेश्चन आंसर लास्ट में। हाँ 2017
मेरी राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है कि आप समझ नहीं पाए, नहीं अच्छी है, मानता हूं मैं इस बात को, गांधी जी से लेकर ज्यादा अच्छी है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना। महिला वाले चैप्टर में सब जहांगीर साहब ये सब वहां पर चर्चा करेंगे, है ना। एक दो पुरुषों की क्या हत्या हो गई, पूरे पुरुष समाज में तो आग लग गई है, सदियों से महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, महिलाओं ने इस कदर आवाज नहीं उठाई, लेकिन दो नीले डब्बे में दो चार लोग क्या आ गए, पुरुष समाज के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया, है ना। कई लोग जो है विवाह करना ही सोच लिए कि नहीं करना है। चलिए आते हैं वैवाहिक बलात्कार, ये सब डिबेटेबल टॉपिक है अभी इन सब पर, है ना। जैसे देखो वैवाहिक बलात्कार का एक क्वेश्चन मैं देता हूं जहां से प्रश्न आपको नए कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर पूछ सकता है। जैसे समाज के स्तर पर बदलते परिवेश के अनुरूप वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किया जाना कितना तर्कसंगत है, समीक्षा कीजिए। समाज के स्तर पर बदलते परिवेश के अनुरूप वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किया जाना, अपराधीकृत किया जाना मतलब कि अपराध है, और अपराध है तो इसके लिए दंड की व्यवस्था 250-300 शब्द में लिखो। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो पिछले 2 साल में मुझे लगता है 6 या 7 आर्टिकल मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने पर आए हैं। अगर द हिंदू पढ़ते हैं तो वहां भी 3-4 पूरा एडिटोरियल आया है इस पर। बहुत सारे नारीवादी संगठनों ने, देश के सिविल समाज के लोगों ने मांग की है, और जैसे जैसे नारीवादी विचारधारा, महिलाओं के अधिकार से संबद्ध विचारधारा इस देश में आगे बढ़ रही है, इसकी मांग उठ रही है कि क्या मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए अथवा नहीं। थोड़ा इसी प्रसंग को चर्चा करते हैं। तो एक पहले वैवाहिक बलात्कार के बारे में आशय, पहले तो चर्चा में क्यों, करंट बेस्ड है ये, है ना, अक्सर न्यूज में रहता है। आशय, कारण, प्रभाव, वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने के पक्ष में क्या तर्क हैं, इसको लेकर विपक्ष में तर्क क्या है। जैसे अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आई थी, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब यही देखो, अभी शुरू नहीं किया कि पहले ही 500 सवाल पूछने लगते हो, है ना। मोहम्मद निसार, अब समझते हो कि टॉपिक शुरू नहीं करो कि 500 सवाल पूछो टीचर से, है ना। अभी कुरान की पहली आयत पढ़ी नहीं कि पूछ लो पूरा कुरान का मर्म, रामायण स्टार्ट नहीं किया पूरा रामायण पूछ लो, और फिर लिखो कि टीचर बहुत जल्दी, ये पहले टीचर है जो गुस्सा हो जाते हैं। अरे भैया पहले पूरा पढ़ लो ना, है ना। अभी शुरू नहीं किया कि सर ये क्यों है, फला क्यों है ना। जीवन बीत गया है सिविल सर्विसेज को पढ़ाते ही, है ना। तो तुमसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। यहाँ से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी यही काम है, सुबह शाम रात दिन यही काम है ना। शुरू करो नहीं कि पहले ही 5 अरब सवाल पूछ लो। अरे भैया पहले लास्ट तक तो जाओ, इतना धैर्य कम है तो यूपीएससी की तैयारी बहुत मुश्किल है, समझे निसार भैया। लिख देना बड़ा आसान लगता है ना, कि ये गुस्सा हो जाते हैं, फला हो जाते हैं। अरे पहले टॉपिक तो जाओ, अभी पूरा पढ़ा दिया, प्रतिष्ठा हत्या, गोत्र समझे कि नहीं समझे, गोत्र, ये आदत पता है मुझे, है ना। और ऐसे लोग जो हैं वो लोगों का ओपिनियन बनवाते हैं, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, लगता है। अरे भैया समझ जाओ, है ना। पढ़ाना शुरू नहीं करे कि पहले ही 5 अरब सवाल पूछ लो। लास्ट तक मेरे जैसा शिक्षक रोज अंत में रुका रहता हूं, है ना, कि भैया अंत तक तुम्हारे मन के किसी भी कोने में उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है पूछो। 8 बज जाए चाहे 8:15 बज जाए, मेरी आदत है ऑप्शनल में भी, तब तक मैं रात को क्लास ऑफ नहीं करता जब तक एक एक बच्चे का सवाल नहीं दे दूं उत्तर, और ये हो जाते हैं। तो बेटा तुम्हारा, और बदले में परिहार, है ना, बहुत तुम रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं, इसकी प्रतिष्ठा हत्या को रोकने के उपाय, समाज के स्तर पर ज्ञान शिक्षा जागरूकता का स्तर बढ़ाना होगा। जितने कारण थे उन सब कारणों को अगर दूर कर दिया जाए तो रोकने के उपाय आ जाएंगे। प्रतिष्ठा हत्या जो हो रहा है उसके पीछे शासन प्रशासन की लापरवाही। समाज के स्तर पर कपड़ा, परिधान, मोबाइल सब कुछ मॉडर्न हो गया, सोच हमारी मॉडर्न नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए समाज के स्तर पर। धीरे धीरे शिक्षा का विकास होगा, धीरे धीरे जागरूकता। कोई परंपरा से रिलेटेड बातें एक दिन में नहीं रुकती है, इसमें समय लगता है। कानून सख्त हुआ है तो देखिए बहुत इसमें गिरावट आई, है ना। कानून जब सख्त हुआ है तो समाज के स्तर पर जागरूकता का प्रसार करना होगा, कई माँ बाप को इसके लिए आगे आना होगा, है ना, आगे आना होगा। यानी इस प्रकार के विवाह को सामाजिक स्तर पर स्वीकार, जैसे आप देखें कि खाप पंचायतों ने प्रतिष्ठा हत्या के विरोध में कैंपेन चला रखा है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने के बाद, है ना। खाप पंचायतों ने इसके विरुद्ध जो है अब जा जाकर गांव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई खाप ने बहुत अधिक काम किया है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों की संख्या घटती जा रही है, तो विवाह से लेकर हर क्षेत्र में समस्या।
तो रोकने के प्रयास बहुत सारे होने चाहिए। शिक्षा का मतलब सिर्फ लिख पढ़ना नहीं होता है, वास्तविक शिक्षा जो आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाए, है ना। चलिए, वैवाहिक बलात्कार चर्चा में क्यों? जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका राउंड 5 की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि देश में बहुत सारी महिलाएं अपने दैनिक जीवन में वैवाहिक बलात्कार जैसे अनुभवों से गुजरती है। इसी प्रकार निर्भया हत्याकांड के बाद भारत सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस वर्मा कमेटी, है ना। उस वर्मा कमेटी ने भी अपनी सिफारिशों में एक बात कही थी कि वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने की आवश्यकता है। पहले तो वैवाहिक बलात्कार का अर्थ क्या है? विवाह जैसी संस्था के आड़ में किसी महिला की सहमति के बिना उनके साथ यौन संबंध की स्थापना। अब देखो, ये दोनों टर्म ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए भारत के संविधान की कहीं भी वैवाहिक बलात्कार शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। हमने आप कल भी पढ़ा कि विवाह का मतलब चाहे हिंदू विवाह हो चाहे मुस्लिम विवाह हो, यौन संबंधों की स्थापना बाय डिफॉल्ट विवाह का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना। यानी विवाह जो है, चाहे हिंदू विवाह हो चाहे मुस्लिम विवाह हो, है ना, चाहे ईसाई विवाह हो, विवाह के अंतर्गत पति पत्नी के मध्य यौन संबंध की स्थापना, ये तो विवाह का आधार ही है। यानी पति पत्नी के मध्य यौन संबंध, ये तो विवाह का स्थायी पक्ष है। तो जो ये टर्म है वैवाहिक और बलात्कार, ये शब्द क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैरिटल रेप, ये शब्द अपने आप में क्या है? विरोधाभासी है। बलात्कार का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक, है ना। और विवाह जैसी संस्था में तो समाज के द्वारा स्वीकृति है यौन संबंध की स्थापना। फिर भी बहुत सारे जो न्यूज में रहे हैं उसके आधार पर वैवाहिक बलात्कार का मतलब है कि विवाह जैसी संस्था के क्रम में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जाकर यौन संबंधों की स्थापना। और हाल के वर्षों में बहुत सारे नारीवादी संगठनों के द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने की मांग उठाई जा रही है कि अब समय आ गया है, समाज में हर कुछ बदल रहा है, कानून आ रहे हैं, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी क्या है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किया जाए। अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने के पीछे सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। कारण क्या है? थोड़ा सा इसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। कारण क्या है? कई व्यक्ति जो है पुरुषवादी मानसिकता के कारण, है ना, पुरुषवादी मानसिकता के कारण लोग जो है इस प्रकार की बातों में स्वाभाविक मानने लगते हैं। कई जो है पुरुष वो पत्नी को अपनी जागीर, अपनी संपत्ति मानते हैं। और कई बार जो है समाज के स्तर पर पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के कारण इस प्रकार की संबंध को समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है। एक आदर्श पत्नी का इसको समाज कहता है जो अपने पति का ख्याल रखे। और ऐसी स्थिति में पति की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। जो भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष खराब भी हो पति के रूप में तो भी वो स्वीकार है, भला है बुरा है जैसा है, मेरा पति मेरा देवता, सुना है ना। ये हमारे यहाँ धारणा रही है। तो पति जो है वो अपने को परमेश्वर मानता है सामाजिक जीवन में, और इस कारण जो है सामाजिक जीवन में इस प्रकार की घटनाएं होने के बावजूद भी यह प्रकाश में नहीं आ पाती, क्योंकि महिलाएं इसे अपनी नियति मानती। तो जो वैवाहिक बलात्कार है उसका प्रभाव महिलाओं पर क्या पड़ता है? संतानों के लालन पालन पर। कई बार घरेलू हिंसा की घटनाएं घटित होती है, जैसे जो भी घरेलू हिंसा है वो इस कारण भी घटित होती है। किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक प्रताड़ना होती है, उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो ये सभी इसके कारण है। अब सरकार के सामने दो बातें आई कि क्या इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। अगर इसको अपराधीकृत कर दिया गया तो फिर यह विवाह की पवित्रता ही क्या होगी? खत्म हो जाएगी। दूसरा, यह अपराध है या नहीं है इसको डिसाइड करना बहुत कठिन है। तीसरा क्या है कि अगर मामला कोर्ट कचहरी अपराधीकृत किया, मामला कहां पहुंचेगा? कोर्ट कचहरी। तो आपने देखा कि जैसे दहेज जैसे कानून का दुरुपयोग हुआ, रेप जो बलात्कार के कानून है उसका दुरुपयोग हुआ, वैसी स्थिति में यह एक और कानून हो सकता है जिसके दुरुपयोग के मामले बढ़ सकते हैं। और इस कारण समाज के स्तर पर बहुत सारी समस्या। अब क्या होगा कि न्यायपालिका के समक्ष ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, और इससे कानूनी जटिलता और क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो यहां पर कुछ इसके पक्ष में तर्क है, कुछ विपक्ष में। यहां सरकार, भारत सरकार यही कह रही है विपक्ष में कि नहीं, इससे अपराधीकृत किए जाने से बहुत समस्या है। इन सब पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आशय लिखिए वैवाहिक बलात्कार, मैरिटल रेप। देखिए, विवाह जैसी संस्था के अंतर्गत पति द्वारा अपनी पत्नी की सहमति के बिना, पति द्वारा अपनी पत्नी की सहमति या इच्छा के बिना यौन संबंधों की स्थापना वैवाहिक बलात्कार कहलाता है। पति द्वारा अपनी पत्नी की सहमति या इच्छा के बिना या इच्छा के विरुद्ध यौन संबंधों की स्थापना वैवाहिक बलात्कार कहलाता है। हाल के वर्षों में कई नारीवादी संगठनों के द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने की मांग की गई है। वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने की मांग की गई है। देखिए, उल्लेखनीय है कि दुनिया के कई देशों में इसे अपराधीकृत किया जा चुका है। पैराग्राफ चेंज कर देखिए, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, कमा, महिलाओं को अपनी संपत्ति मानने की सोच, अपनी संपत्ति या जागीर मानने की सोच, कमा, विकृत मानसिकता आदि कारणों से इस प्रकार की घटना प्रायः देखी जाती है।
विकृत मानसिकता आदि कारणों से इस प्रकार की घटनाएं प्रायः देखी जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने के पक्ष में तर्क। नारीवादी संगठन क्या कह रही हैं? वैवाहिक वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने के समर्थन में क्या आर्गुमेंट है, क्या तर्क है ना? तो एक समर्थन में तर्क, पहला मौलिक अधिकारों का हनन, महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन, महिलाओं के गरिमामय जीवन जीने से संबंधित मौलिक अधिकारों का हनन, शारीरिक एवं मानसिक हिंसा के कारण महिला के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, मतलब कानून क्यों बनाया जाए इसके समर्थन में तर्क है। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, विरोध की स्थिति में सामाजिक प्रतिष्ठा होने का भय तथा घरेलू हिंसा की घटनाएं, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की घटनाएं, जो नारीवादी संगठन है बहुत शानदार उनके भी आर्गुमेंट है। ये कहते हैं कि दुनिया के कई देशों में इस प्रकार कानून बने हैं जिसने इस तरह की चीजों को अपराधीकृत किया है, तो फिर यहां क्यों नहीं? अब भारत सरकार के आर्गुमेंट बहुत सॉलिड है। ऐसे ही आपने क्या देखा कि विवाह जैसी संस्था की पवित्रता क्या है, उस खंडित हो रही है। अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किया जाए तो इससे बहुत सारी समस्याएं जन्म लेंगी। पहली समस्या क्या होगी? कानून के सामने इस प्रकार के धाराओं में अगर कानून बन गया, मामले अधिक आ जाएंगे और ऐसे मामले बहुत लंबे चलेंगे। निजता, ऐसे मामले बेहद निजी प्रवृत्ति के, इसमें साक्ष्य का अभाव होगा, किसी महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को और धक्का लगेगा, है ना? दूसरा, सरकार क्या कहती है, नारीवादी संगठन कहती है कि कानून के अभाव के कारण महिलाओं का शारीरिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के भी तर्क बहुत जायज है कि भारत सरकार ने कहा कि हमने घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून बना रखा है 2005 का। यह कानून क्या कहता है कि महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है, आर्थिक हिंसा है, तो ऐसी स्थिति में महिला क्या कर सकती है, उसका व्यक्ति के विरुद्ध केस कर सकती है। तो अगर महिलाओं को लगता है कि वैवाहिक बलात्कार का कानून अगर नहीं है तो उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर कई कानून है, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण, पहले समझ लो फिर पॉइंट नोट कर लेंगे। ऐसे ही सवाल नए टाइप के बना रहा है यूपीएससी, ध्यान रखना। जो घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून है 2005 का, भारत सरकार कहती है कि वो इसके तहत मामला दर्ज कर सकती है। जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के आधार पर कोई महिला एफआईआर दर्ज कर सकती है, जिसको आप दहेज का कानून मानने लगे, है ना। 498 ए जो है, इसको जनरली हम लोग कहते हैं कि ये दहेज कानून है। दहेज कानून नहीं है ये। कानून क्या कहता है, यदि किसी महिला के विरुद्ध कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना होती है तो महिला क्या कर सकती है, वह मामले को दर्ज करा सकती है। तो आप सोचिए, सरकार कहती है कि नया कानून बनाने से क्या होगा, कानूनी जटिलता बढ़ जाएगी। जैसे भारत में कुछ ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो अगर भारतीय विधि आयोग को अगर कोट करें तो कानूनी आतंकवाद है, वैधानिक आतंकवाद है, जिसका दुरुपयोग बहुत हुआ है। जैसे दहेज के मामले में 80% से अधिक दहेज के मामले किसी व्यक्ति या परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराने के लिए होता है ना। दहेज की डिमांड के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं, पति या पति के परिवार के प्रतिष्ठा को गिराने का काम, उनको शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से दंडित करने का काम कर रहे हैं। और अगर 80% से अधिक मामलों में अगर सजा नहीं हो रही है तो आप समझिए कि दहेज के अधिकांश मामले क्या है, फॉल्स एलिगेशन। तो सोचिए कि ऐसा कानून जिसको महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ढाल की तरह दिया गया था, उस कानून का दुरुपयोग बहुत सारी महिलाएं कर रही। आप देखिए, जहां पति से डिवोर्स लेने की बात होती है, वकील सिखाता है, और घरेलू हिंसा दहेज से लेकर 50 मामले कोर्ट कचहरी, तो वकील साहब लिखवाते हैं कि ये भी लिख डालो, है ना। और अगर ऐसे कानून जो है अगर बनते हैं, है ना, तो इस कानून से समस्या जो है वो और विकराल हो सकती है। मान लीजिए आपने कानून बना दिया, जैसे बहुत सारे कानून हैं और उस कानून का दुरुपयोग होता रहता है, और अगर उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो एक नया कानून बनाएंगे तो कानूनी जटिलता और क्या है, बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार के तर्क क्या है कि अगर हम नया कानून बनाकर इसे अपराधीकृत कर देते हैं तो न्यायपालिका के सामने मामले और लंबित होंगे। आज आप देखिए घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है। क्या पुरुष घरेलू हिंसा से प्रताड़ित नहीं होते हैं? बहुत होते हैं पुरुष। कोलकाता हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की कि पुरुष जो है वो प्रताड़ित हो रहे हैं घरेलू हिंसा में, लेकिन कानून की धारा ही क्या कहती है, यदि किसी महिला को, यानी कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो कानून जो है महिलाओं के पक्ष में है। और ऐसी स्थिति में अगर घरेलू हिंसा से पति भी प्रताड़ित होता है, पुरुष भी प्रताड़ित होता है। तो भारत में बहुत सारे जो कानून है उस कानून का दुरुपयोग अधिक हुआ है। किसी व्यक्ति को झूठा किसी मुकदमे में फंसा दो, है ना, और अगर कोई सरकारी नौकरी है तो भैया मामला दर्ज होते ही उसकी नौकरी पर खतरा, है ना। तो भारत में बहुत सारे कानून जो है वो लीगल टेररिज्म है, वैधानिक आतंकवाद है। इन सब धाराओं का इतना दुरुपयोग हुआ है कि सरकार को अब ऐसे नए धारा बनाने में सोचना पड़ रहा है कि जैसे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कह ले, जैसे आप घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून कर ले,
जैसे जो बलात्कार से संबंधित कानून है, तो भारत में अगर नया कानून हम इसको बना दें तो इसका दुरुपयोग अधिक होगा। सरकार के ये तर्क है और सरकार के समर्थन में ही आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, है ना? तो आप सरकार की बात रखेंगे। दूसरा, अगर ऐसे कानून बना दोगे तो विवाह की पवित्रता ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी और महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी गिरावट होगी। तो पक्ष में तर्क आपने लिखा, विपक्ष में तर्क नोट करिए, है ना? विपक्ष में तर्क, एक सेकंड बच्चों, एक मिनट बच्चों, होल्ड करो। किए जा, तो विपक्ष में तर्क लिखते हैं, है ना? वैवाहिक बलात्कार को अपराधीकृत किए जाने के विरोध में या विपक्ष में तर्क। पहला, देखिए, फर्स्ट, विवाह जैसी संस्था की पवित्रता को नुकसान, विवाह जैसी संस्था की पवित्रता को नुकसान या खतरा। दूसरा, नए कानून के बनने के पश्चात उसके दुरुपयोग की संभावना अधिक। ध्यान रखना, इस तर्क में भारत सरकार यही बात कह रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के द्वारा ये तर्क आर्गुमेंट दिए गए, है ना? उसके दुरुपयोग की संभावना अधिक। कानून बनने के पश्चात न्यायपालिका के समक्ष मामलों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि। है ना? नोट कर लीजिए। क्या लिखा? विवाह जैसी संस्था की पवित्रता को नुकसान या खतरा, नए कानून के बनने के पश्चात उसके दुरुपयोग की संभावना अधिक। कानून बनने के पश्चात न्यायपालिका के सामने समक्ष मामलों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना? और एक दो ये देखिए, ऐसे मामलों में या इस प्रकार के मामलों से महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान, को ठेस या नुकसान शारीरिक व मानसिक हिंसा व प्रताड़ना को रोकने हेतु पहले से ही कई कानून उपस्थित यथा घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यही कहता है कि इस प्रकार का जो शारीरिक या मानसिक हिंसा है वह उसके तहत याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा, आईपीसी, भारतीय दंड संहिता धारा के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के आधार पर मामले दर्ज बेहद निजी प्रकृति, हाईली प्राइवेट अफेयर्स होने के कारण साक्ष्य का अभाव
तो आपसे पूछा जाएगा तो आप भी विरोध में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में विवाह एक संस्कार है, और अगर इस प्रकार के कानून बनाने से फिर हमारे युवाओं में एक मैसेज ये भी जा सकता है कि विवाह के बंधन में बंधा ही ना जाए, है ना। अगर मान लीजिए दहेज की तरह, दहेज प्रतिषेध कानून की तरह ही इसका भी दुरुपयोग होने लगे, है ना। क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर दहेज के मामले में 82-84% मामले में सजा ही नहीं है, फॉल्स एलिगेशन के मामले हैं, तो सरकार अगर कानून भी बना देगी तो उस कानून के दुरुपयोग की संभावना अधिक होगी, है ना। 3 तलाक वाला हम लोग महिला वाले टॉपिक में देखेंगे, है ना। यहाँ विवाह से संबंधित 2 करंट का पार्ट था, इसको देख लो। चलते हैं अगले संयुक्त परिवार व्यवस्था की तरफ, है ना। एक अलग हेडिंग अगला बना लीजिए। ये सब बेसिक है, क्लियर अच्छे से हो रहना। तो अगला, परंपरागत भारतीय समाज की अगली मुख्य विशेषता लिखिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था। कराऊंगा 3 तलाक पर भी, चिंता मत करना। संयुक्त परिवार व्यवस्था, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, है ना। हमने बनाया था जो पहले दिन कल, उसमें हमने संयुक्त परिवार व्यवस्था पर अब चर्चा कर लेते हैं। और कास्ट एक इससे बड़ा टॉपिक है जिसको हम लोग कल देखेंगे। तो पहले संयुक्त परिवार व्यवस्था पर देख लो। पहले तो परिवार आप सभी समझते हैं, परिवार किसको कहते हैं। परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्था है ना। बैलेंस में लिखने से, अगर आर्गुमेंट आपके पास है तो आप उसके विपक्ष में भी जा सकते हैं। हाँ, लिख सकते हो सिद्धांत नया वाला, हाँ, समझे। आप बैलेंस देखो, आप अगर आर्गुमेंट सॉलिड है तो आप विपक्ष में, आप पक्ष में लिख सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि सरकार के तर्क थोड़े अधिक रैशनल है ना। संयुक्त परिवार व्यवस्था, जैसे परिवार दुनिया की के हर समाज में पाया जाता है, एक मौलिक सामाजिक संस्था है जो दुनिया के प्राय हर समाज में पाई जाती है। और परिवार जो है वो बच्चों का लालन पालन, सामाजिकरण, हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेता है ना। हाँ, अपराध है सचिन, बताएंगे उसकी भी चर्चा आगे। अब थोड़ा परिवार पे फोकस करो, लास्ट में पूछ लेना जितने सवाल है ना। तो परिवार जो है, परिवार का मतलब एक ऐसी सामाजिक संस्था जो बच्चों का लालन पालन, उनका सामाजिकरण करती है, यौन संबंधों का नियमन वगैरह भी करती है, विवाह संबंध में सहायक है। और परिवार के कई आधारों पर प्रकार हम बताते हैं, है ना। तो उनकी चर्चा पहले बेसिक पार्ट में थोड़ा सा समझ लो कि परिवार के प्रकार, क्योंकि हर जगह ये शब्द आएंगे। जैसे एक जो है, हम सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, कि परिवार में सदस्य कितने हैं, उसके आधार पर हम परिवार को 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक को हम कहते हैं केंद्रीय या एकल परिवार, है ना, या इसको नाभिक परिवार भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए टर्म क्या है, न्यूक्लियर। एक एक करके सब समझेंगे, है ना। दूसरा है संयुक्त परिवार, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं ज्वाइंट फैमिली। जहां से ज्यादा सवाल आएगा, पूछेगा परिवार की संरचना प्रकार में क्या अंतर है, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। दूसरा हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, सत्ता। सत्ता का मतलब होता है कि परिवार का डिसीजन कौन लेता है, यानी डिसीजन मेकिंग किसके हाथों में है, महिला के हाथ में है या पुरुष के हाथ में। और सत्ता के आधार पर हम 2 प्रकार बताते हैं। एक को हम कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैट्रियार्कल फैमिली। और दूसरे को हम कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, इंग्लिश में पैट्रियार्कल फैमिली। क्या है सब समझते हैं। अलग अलग आधारों पर हम परिवार को देख सकते हैं। एक और आधार है जिसको हम कहते हैं वंशक्रम के आधार पर। किसी परिवार में नाम, संपत्ति, उत्तराधिकार, वंश, है ना, वह किसके नाम से चलता है, तो इसके आधार पर भी आप कहते हैं मातृवंशीय और पितृवंशीय। ये शब्द कई जगह आएंगे पूरे समाजशास्त्र के इस समाज वाले खंड में। मातृवंशीय, मैट्रिलीनियल और पैट्रीलीनियल। वंशक्रम का मतलब होता है सरनेम किसका चलता है, जहां संपत्ति उत्तराधिकार का निर्धारण पिता से पुत्र को होता है या पिता से पुत्र, माता से उसकी पुत्रियों को होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मातृवंशीय, इसका मतलब क्या है कि संपत्ति, उत्तराधिकार, है ना, इन सब का या सरनेम का निर्धारण अगर माता की तरफ से हो या माता की संपत्ति उसकी पुत्रियों को मिले तो मातृवंशीय है। आपसे कोई आपकी मां का नाम जनरली नहीं पूछता है ना। आपसे अधिकतर क्या पूछता है, आपके पिता का नाम। उत्तर भारत में चूंकि अधिकतर क्या है, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय परिवार है, जहां वंशक्रम, सरनेम पिता का आप लगाते हैं, है ना। जबकि दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं या बहुत सारी जनजातियां हैं जो मातृवंशीय हैं, जहां संपत्ति, उत्तराधिकार माता से उसकी बेटियों को मिलता है, पुत्र को नहीं मिलता। सरनेम सत्ता के आधार पर मातृसत्तात्मक, यदि घर का प्रधान, प्रमुख कोई महिला हो जो घर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, यानी घर की बागडोर किसी महिला के हाथ में है तो मातृसत्तात्मक। यदि किसी पुरुष के हाथ में है निर्णय लेने का अधिकार तो वो क्या है, पितृसत्तात्मक, है ना। सदस्य संख्या के आधार पर 2 परिवार है। पहला कौन है, नाभिक परिवार। तो नाभिक परिवार किसको कहते हैं, कई बार समझा चुका हूं। इसमें क्या होता है, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, हस्बैंड वाइफ और उसके अनमैरिड चिल्ड्रन। संयुक्त परिवार अभी आगे देखते हैं। मातृसत्तात्मक, जहां घर का निर्णय लेने की शक्ति जिसके हाथों में केंद्रित है, महिला के हाथों में मातृसत्तात्मक, पुरुष के हाथों में पितृसत्तात्मक। क्लियर है। और भी आधार पर हम परिवार को विभाजित करते हैं, लेकिन हमें इन आधारों पर कई जगह हमें चर्चा करनी है। चलते हैं संयुक्त परिवार की तरफ, है ना। और यहां से प्रश्न बना है और आगे भी बनेगा कि भारत की परिवार संरचना में क्या परिवर्तन आया है। जैसे देखिए, एक प्रश्न आपको मैं दिखाऊं, जैसे बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए, है ना। एक प्रश्न और पूछा है, वर्क फ्रॉम होम का परिवार पर प्रभाव क्या पड़ा है, वो मिसिंग है यहां पर, है ना। पूछा है कि वर्क फ्रॉम होम जो है उसका परिवार की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है ना। एक प्रश्न देख लो, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। एक प्रश्न पूछा है कि वर्क फ्रॉम होम का भारतीय परिवार संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसी तरह का मिलता जुलता, भारतीय परिवार संरचना
पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। इधर ही 2 साल पहले पूछा है, देख लेंगे मिसिंग। तो जो प्रश्न है संयुक्त परिवार से, विवाह से बहुत पूछा है, परिवार से अब आने वाले समय में आपको दिख सकता है ना। तो परिवार किसको किस किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं ये आपने समझा है ना। आते हैं संयुक्त परिवार। तो पहला मोटे तौर पर आप समझिए कि संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, संयुक्त परिवार के गुण दोष, लाभ हानि क्या है, संयुक्त परिवार में क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन, और ज्यादातर परिवर्तन से पूछ रहा है। संयुक्त परिवार में परिवर्तन लाने वाले कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। लास्ट में हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार का भविष्य क्या लगता है आपको। जैसे आज आप देखिए हम लोग फादर्स डे मनाते हैं, है ना, मदर्स डे मनाते हैं। साल भर माँ बाप को पूछे ना पूछे, उस दिन फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके एक तरफ माँ का, दूसरी तरफ सास का, अगर विवाहित है, फोटो लगाकर कई महिलाएं घड़ियाली आंसू बहा देती। हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, है ना। क्या हमारे समाज में कोई साल का एक दिन या 2 दिन जो है माँ बाप का होता है, या हमारे लिए हर दिन माँ बाप का है? जब तक दिन में 5 बार आप अपने माता पिता में से किसी भी एक से बात नहीं कर ले, खास करके लड़कियां अधिक, तब तक आपका दिन ही नहीं गुजरता है ना। तो आज फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब पश्चिम से आ रहा है। उनके लिए साल में एक दिन होता होगा पिता का दिन, माता का। हमारे यहाँ जब तक 2-4 अच्छे वचन माँ बाप से न सुन ले, है ना, समझ रहे होगे अच्छे वचन क्या है, 2-4 डांट फटकार पिता से न सुन ले, दिन ही नहीं अच्छा जाता है ना। तो हमारे लिए संयुक्त परिवार व्यवस्था यह भारतीय परिवार व्यवस्था का आधार रही है। सदियों से हमारे यहाँ इस प्रकार की परिवार प्रणाली रही है और इसने हमारी संस्कृति को संरक्षित किया है ना। हमारी प्रथा परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारी जो आज पहचान है, हमारी संस्कृति का यह वाहक है, रक्षक है। आप ही सोचिए कि पिता अपनी विरासत में अपनी परंपरा, मूल्य सब अपने बच्चों को देता है। तो परिवार का एक ऐसा स्वरूप, अगर भारतीय परंपरा में आप कहें तो परिवार का अर्थ ही क्या है जी, संयुक्त परिवार से, यानी परिवार का ऐसा स्वरूप जिसमें कई पीढ़ी के लोग, प्रायः 3 या 3 से अधिक, है ना, एक ही छत के नीचे निवास करते हैं ना, जिनकी साझी रसोई, साझी संपत्ति, साझी मूल्य व्यवस्था हो, यह संयुक्त परिवार कहलाती है। और भारतीय परंपरा में परिवार का मतलब ही क्या होता है, संयुक्त परिवार से। और परिवार सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक संस्था है। आपकी व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके व्यवहार के तौर तरीके, ये सब बता देते हैं कि आपके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी रही है। क्रिमिनल, कई ऐसे अपराधी हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि डिस्टर्ब होने के कारण, उसमें माँ बाप का अभाव होने के कारण या बेहतर परवरिश के अभाव के कारण वो अपराध की तरफ झुक जाते हैं। किसी से आप मिलते हैं, उसका व्यवहार आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हैं, अच्छे परिवार का होगा। किसी से मिलिए और उसका व्यवहार आपको खराब लगे तो ऐसी स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, पता चल गया, है ना, कैसे परिवार का होगा, ये ऐसा है तो इसका। यानी परिवार व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देता है। चाहे बच्चों का लालन पालन हो, चाहे सामाजिकरण हो, चाहे उनको आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, हर कार्य परिवार करता है। तो जो संयुक्त परिवार है वो भारतीय समाज की सबसे अनूठी विशेषता रही है, जो हजारों साल से चली आ रही है। हमारे धर्म ग्रंथ में भी इस प्रकार के परिवार का जिक्र मिलता है, चाहे रामायण उठा ले, महाभारत उठा ले, अन्य जो भी हमारे सब परंपरा में आपको परिवार का मतलब ही क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था। तो संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति का वाहक रहा है। हम एक जो सवाल कल हमने देखा था कि कैसे हम अपने परंपरागत मूल्यों को निरंतर बनाए रखते हैं। घर परिवार में ही आपके व्यक्तित्व में बातें डाल दी जाती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अच्छा बुरा नहीं समझता है, समाज के क्या तौर तरीके हैं, मूल्य क्या है, ये नहीं जानता है। लेकिन परिवार क्या करता है, उसको मूल्य बताता है, तौर तरीके बताता है। तो जो परिवार है वो सबसे प्राथमिक समाज की एक संस्था है और इसके अभाव में हम किसी समाज की, बेहतर समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसकी विशेषताएं क्या है, तो परिवार का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सदस्यों के मध्य भावनात्मक लगाव क्या है, अधिक पाया जाता है। अगर आप कहें तो इसकी विशेषताएं में हम कह सकते हैं अधिकतर जो संयुक्त परिवार है वो पितृसत्तात्मक है, क्योंकि भारतीय समाज ही कैसी है, वो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था रही है। साझी संपत्ति होती है, जैसे एक ही छत के नीचे कई पीढ़ी के लोग होते हैं। संपत्ति, खेत, बगीचा, व्यवसाय सब क्या है, कॉमन है। एक मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली, जो सारे डिसीजन को लेता है। तो ये जो है संतानों के लालन पालन में आसान होता है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है और किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की यह प्रथम पाठशाला है। तो थोड़ा सा संयुक्त परिवार के बारे में कुछ भूमिका लिखिए। देखिए परिवार के प्रकार मैं लिखवाने रहा हूं, समझा दिया हूं, है ना। एक काम करो, कल ही इसको लिखेंगे, अब 7:49 हो रहा है ना। तो संयुक्त परिवार कल देखते हैं। कल हम लोग जाति का सिस्टम अच्छे से देखेंगे। आपके पास कक्षा 12 की एनसीईआरटी होगी, भारतीय समाज वाली, उसका चैप्टर 2-3 जनसंख्या के बाद का 2 चैप्टर पढ़कर आएंगे तो आपको और समझ में आएगा। किसी को अब कोई सवाल अगर बच गया हो गलती से तो पूछ लो, है ना। जिनको कोई सवाल नहीं है, बहुत